हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। हमारा आज का ये वीडियो झारखंड करंट अफेयर से संबंधित होगा, जो हाल ही के दिनों में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं झारखंड से संबंधित और झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम, इसके अलावे अन्य नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं से संबंधित एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होगा उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ये यहाँ पे इस पीडीएफ में नहीं लिखा गया है, तो आप पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठेंगे ताकि उस एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते जाएँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाल ही में एक इवेंट हुआ है, एक घटना घटित हुई है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी नॉमिनेट किया गया, दिया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सबसे पहले समझिएगा कि होता क्या है। तो साहित्य से संबंधित है, ठीक है, लिटरेचर से संबंधित है। इस साहित्य अकादमी अवार्ड जो था उसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को स्थापित की गई थी पहली बार, ठीक है। और इसका जो पहली बार जो दिया गया था ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो 1955 ईस्वी में दिया गया था। टोटल 22 भाषा है, जो 8वीं अनुसूची हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है उसमें मेंशन है। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, ये दोनों भाषाओं के भी साहित्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। यानी टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, हम यहाँ पे झारखंड के करंट अफेयर में इसको क्यों मेंशन किए, तो झारखंड के करंट अफेयर में मेंशन करने के पीछे रीज़न था कि हमारा जो झारखंड है यहाँ पर संथाल जनजाति रहती है, और संथाल जनजाति जो है संथाली भाषा बोलती है। संथाली भाषा बोलती है तो संथाली में भी दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि संथाली भाषा को 1992वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो संथाली भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी ऐड ऑन किया गया था। कौन कौन भाषाएं थी? एक था बोडो, एक था डोगरी और एक था मैथिली। बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के साथ ऐड ऑन किया गया था संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। इसके अलावे यहाँ पर करंट अफेयर में हम इसको ऐड इसलिए क्योंकि संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो बाकुंडा के काजली सोरेन को दिया गया है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, ये मेंशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप झारखंड क्षेत्र में जो भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर आएगा ही। इनकी रचना का नाम क्या था? तो ये कविता संग्रह था। कविता संग्रह क्या था? साबरनका बाली रे सानन पंजय, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या बोला जा रहा है, संथाली भाषा है, थोड़ा हिंदी भाषियों के लिए थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर बहुत ज़्यादा आप इसको टफ मत लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन फिर से ठीक से कर देता हूँ। साबरनका बालीरे सानन पंजय, इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बालू में सोना ढूंढेंगे, है ना। ये जो रचना थी, ये कविता संग्रह है किसका? तो ये जो कविता संग्रह है वो कजली सोरेन का है, और इसके लिए 2022 का जो संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार है, या कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए सफिशिएंट है। अब समझिए कि संथाली भाषा और उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या रख सकते हैं। तो देखिए, संथाली भाषा की जहाँ तक बात आए तो संथाली भाषा की जो लिपि है ना वो है ओल चिकी, और इसकी खोज 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा की गई थी, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू, याद रखिएगा, संथाली भाषा के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, याद रखिएगा। हालांकि ये झारखंड क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, उड़ीसा वाला रीजन से बिलोंग करते हैं। और इनका एक पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, जो रघुनाथ मुर्मू हैं, इनकी पुस्तक का नाम है विदुचानन। और ये विदुचानन जो है वो संथाली भाषा के ओलचिकी लिपि में नहीं लिखी गई है, उड़िया लिपि में लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा संथाली भाषा से संबंधित देखा जाए तो पहली बार संविधान का संथाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर श्रीपति टुड्डू के द्वारा, ठीक है। प्रोफेसर श्रीपति टुड्डू के द्वारा पहली बार संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद किया गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए, ये तो संथाली भाषा से संबंधित हो गया ना। अब
थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्या जानना है, इसमें एक और स्लाइड लगाए हैं हम, तो हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा वाला को भी देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी देंगे तो वहाँ पर एक मैथिली भाषा को भी ध्यान में रखेंगे, तो मैंने इन तीनों भाषाओं को भी इसमें ऐड किया हूँ। तो देखिए सबसे पहले समझिए हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में बद्री नारायण एक कवि हैं, इनको दिया गया है और इनकी रचना का नाम क्या है, तुमड़ी के शब्द। ये कविता है तुमड़ी के शब्द। इसके लिए तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए कवि बद्री नारायण को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए। अब एक और आते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है। ठीक है, अनुराधा रॉय का एक नोवेल है, इसका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, वो हर जिंदगी जो मैंने नहीं जिया, है ना, उसके बारे में ये मेंशन करता है। इसका मैं हिंदी बता रहा हूँ। ये एक उपन्यास है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड एक उपन्यास है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, अनुराधा रॉय के द्वारा लिखी गई है और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो हिंदी हो गया, आपको अंग्रेजी बता दिए और संथाली बता दिए। एक मैथिली भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी देते हैं या बिहार एसएससी देते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैथिली भाषा का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, वो अजीत आजाद को दिया गया है। अजीत आजाद को, इनकी रचना है, कविता संग्रह है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अजीत आजाद की रचना है पेन ड्राइव में पृथ्वी। इसके लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड अजीत आजाद को दिया गया। ठीक है, इतनी बातों को अगर आप बढ़िया से रख लेते हैं दिमाग में, तो आपका यहाँ से जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इसी से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हो सकते हैं या अन्य कुछ रचनाओं को देख सकते हैं, कुछ अन्य किताबें हो सकती हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, तो एक नीलोत्पल मृणाल झारखंड के दुमका वाला रीजन से बिलोंग करते हैं। इनकी 2 पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, और इनकी एक रचना है डार्क हॉर्स, है ना, डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी, और एक है औघड़। ये दोनों जो किताब है ना नीलोत्पल मृणाल का है और ये वर्तमान समय में हाल ही में लिखी गई है, याद रखिएगा। दूसरी बात, डार्क हॉर्स अगर आप सच में प्रिपरेशन करते हैं ना कंपटीशन का, तो आप एक बार जरूर पढ़ें। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने इस किताब को पर्सनली पढ़ा है और मुझे कहीं ना कहीं इससे हमको मोटिवेशन मिला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बांध के रखने वाली किताब है ये। आपको लगेगा कि जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कुछ इस तरह का मेरे साथ पहली बार ये हुआ था। मैंने और भी नॉवेल्स पढ़े, पर ये नॉवेल जो था ना वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो डार्क हॉर्स का मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है, आप एक बार देखें ज़रूर। ठीक है, किताब ही तो है, कुछ सीख मिल जाएगा। ठीक है, जो टाइम आप एक्स्ट्रा इधर उधर में खर्च करेंगे उसके जगह पे आप ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ किताब का नाम याद रख लीजिए, जैसे एक स्वप्निल पांडे हैं झारखंड की, इनका एक किताब है, नाम क्या है, सोल्जर्स गर्ल। सोल्जर्स गर्ल जो है वो स्वप्निल पांडे की किताब का नाम है। ठीक है, अभी हम नीलोत्पल मृणाल का नाम लिए थे, इनका याद रखिएगा 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था नीलोत्पल मृणाल को 2016 में, अभी नहीं बात कर रहा हूं। अब युवा पुरस्कार आया है ना, तो अभी देखिए तुरंत बताते हैं आपको। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार या जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार या युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो झारखंड क्षेत्र के 2 महान कवि हैं या लेखक हैं। एक हैं मिहिर वत्स, ठीक है, और दूसरा है सालगे हंसदा। सालगे हंसदा महिला हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले समझिए कि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो टेल्स ऑफ हजारीबाग इंग्लिश में लिखी गई किताब है, जो 2022 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मिहिर वत्स को, हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में एक लिखित नोवेल है टेल्स ऑफ हजारीबाग, जो हजारीबाग के एक लेखक हैं मिहिर वत्स, उनको मिला। दूसरा है सालगे हंसदा, ये एक महिला हैं, जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं, है ना। सालगे हंसदा जो हैं एक महिला हैं और जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं।
इनका संथाली उपन्यास का नाम है जन्म दिसोम उजारोग काना। देखिए भाई, पहले मैं बता चुका हूं कि संथाली भाषा है, थोड़ा अटपटा आपको फील हो रहा होगा, पर मैं इसका हिंदी कन्वर्ट करके बता देता हूं। ठीक है, जन्म दिसोम उजारोग काना का हिंदी कन्वर्ट करने के बाद आएगा जन्म भूमि वीरान हो रही है। यानी कि हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, बहुत ही वायलेट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को हम लोग गलत तरीके से ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कार्यों को कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी जन्मभूमि क्या हो रही है, वीरान हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मतलब निर्वनीकरण हो रहा है। वनीकरण तो नहीं, क्योंकि वनीकरण में पेड़ लगाया जाता है, निर्वनीकरण मतलब साफ किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इतनी सारी बातों को मैंने मेंशन किया है, सारे के सारे ये क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, बनने लायक है। देखिए, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बता दिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बता दिए। इसके अलावे एक्स्ट्रा जो किताब था उसको भी बता दिए। कुछ और किताबों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, निकिता सिंह का भी एक क्वेश्चन आया था, याद आया मुझे। इनका पुस्तक है लव एट द रेट ऑफ फेसबुक, निकिता सिंह की रचना है। ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावे एक काजोल आयाकत की किताब है आसनसोल एमिगोज। आसनसोल एमिगोज जो है काजोल आयाकत की किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो किताब इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बात करूंगा, नहीं तो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड है उसको मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी ये हेक्टिक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक अनुज लुगुन का किताब याद रखिएगा, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, है ना। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है, इसकी रचना अनुज लुगुन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा रामदयाल मुंडा का भी नाम याद रखिएगा, आदि धर्म और मुंडारी टूट कोठारी, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है ना। कुछ और भी, जैसे जोबा मुर्मू का एक किताब है ओलोन बाहा जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक ज्ञान सिंह नाम याद रखिएगा, समथिंग लाइक लव, ये किताब जो है वो ज्ञान सिंह का है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। अभी करंट अफेयर में सब जो किताब जो न्यूज में रही हैं उन्हीं को मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। ठीक है, देखिए, दूसरा हमारा करंट अफेयर है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो इस बार भारत जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ हो रहा है ये, तो याद रखिएगा उड़ीसा जो सरकार है, उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मतलब वो भारत के द्वारा किया जा रहा था, कहाँ पर, उड़ीसा में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पहले मेरा जो करंट अफेयर का वीडियो आया हुआ है ना, उसमें मैंने बता चुका हूं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम है कहाँ। आप यहां से कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो कहाँ का है, तो झारखंड रीजन को मत लीजिएगा, ध्यान रहे ये कहाँ का है, उड़ीसा का राउरकेला एरिया में ये बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया है। और ये याद रखिएगा, ये करंट में क्यों है, न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिरसा मुंडा स्टेडियम का है। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है विश्व का पहला इको फ्रेंडली स्टेडियम है। ठीक है, विश्व का पहला इको फ्रेंडली जो स्टेडियम है वो कौन सा है, तो वो स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो राउरकेला में है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पहला मैच होगा वो 13 जनवरी को भारत और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इस करंट न्यूज़ को लेने के पीछे रीज़न क्या था वो मैं बता चुका हूँ। याद रखिएगा, उड़ीसा जो है वो दूसरी बार मेजबानी करेगा, है ना। उड़ीसा जो है वो दूसरी बार मेजबानी करेगा, क्योंकि 2018 में भी ये हो चुका है एक बार पहले। ठीक है, तो दूसरी बार ये मेजबानी कर रहा है। अब जो तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा को लेकर के। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे ये, और सिमडेगा जो है जानते ही हैं, हॉकी खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है। ये महान हॉकी खिलाड़ी, ये सिमडेगा का रीज़न दिया है हमको। सिमडेगा जिला जो है वो बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ियों का स्थल ही रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप अगर कनेक्ट करना चाहेंगे ना, तो बहुत सारा लोग वहाँ से आए हुए हैं हॉकी के क्षेत्र में। और हमारा जो झारखंड राज्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी भूमिका इन लोगों ने निभाई। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई है।
जस्टिन क्रिकेटा इनका नाम था, सिमडेगा के थे, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। अब देखिए, जब यहाँ पर सिमडेगा जिला आया है और हॉकी खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का नाम आया है, तो आपको हम झारखंड क्षेत्र के कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट, जो हमेशा न्यूज़ में रहने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं ना, उसको मैं बता देता हूं, क्योंकि वो सवाल बनते ही बनते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है ना? तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा। बिमल लकड़ा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो दोनों जो नाम लिए ना वो हॉकी से है। समझते हैं थोड़ा सा। हॉकी के और भी खिलाड़ियों में आएगा आपका एक माइकल किंडो, नाम याद रखिएगा। ठीक है, माइकल किंडो झारखंड से ही बिलोंग करने वाले थे, और याद रखिएगा भले झारखंड से थे लेकिन इन्होंने राउरकेला को, उड़ीसा वाला जो राउरकेला भी बता रहे हैं ना, वहाँ राउरकेला को खेल नर्सरी बनाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, निकी प्रधान का नाम। ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी झारखंड की जो ओलंपिक खेली है, पहली महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक खेली है वो है निकी प्रधान, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावे अभी मैंने नाम लिया था सिलवानुस डुंगडुंग का। सिलवानुस डुंगडुंग जो है 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था। ठीक है, उसमें खेले थे। ठीक है, उसमें इनका प्रतिनिधित्व था। इसके अलावे ये सिलवानुस डुंगडुंग को 2016 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था, है ना? मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो था वो कब दिया गया था? 2016 में। तो करंट अफेयर से संबंधित है। इसके अलावे एक महान खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा, है ना? जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने 1928 के हॉकी ओलंपिक का नेतृत्व किया था, है ना? कप्तान थे उसमें, और यही जयपाल सिंह मुंडा के अंडर में, ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेले थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उसमें वो गोल किए थे, और इस वर्ष जीते भी थे हम लोग क्या? स्वर्ण पदक। ठीक है, तो इतना बात इसमें रखिएगा। इसके अलावे और कौन खिलाड़ी हैं हॉकी की महान? तो बिमल लकड़ा, है ना? इसके अलावे अंशुता लकड़ा। अंशुता लकड़ा राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रही हैं। सोचिए, हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का अभाव होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो हमारे पुरुष खिलाड़ी हो या महिला खिलाड़ी हैं, इन लोगों का कितना दबदबा है, कितना हार्ड वर्किंग है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टीम की, नेशनल टीम की जो है हॉकी टीम की कप्तान रही हैं अंशुता लकड़ा, आसान नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, सुमराय टेटे का। सुमराय टेटे भी न्यूज़ में रहती हैं। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में रहती हैं कि झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी। झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत की हॉकी टीम की कप्तानी की थी, सुमराय टेटे। यही कारण था कि झारखंड सरकार ने इनको हॉकी की ब्रांड एम्बेसडर बना दी थी, है ना? रघुवर दास के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। इतना सारा बात आप याद रखिएगा हॉकी खिलाड़ी से, और झारखंड क्षेत्र में कौन कौन से हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, श्रीलाल शुक्ल सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार कौन बने? रणेंद्र, कवि रणेंद्र। एक IAS ऑफिसर हैं और जनजातीय शोध संस्थान रांची में स्थित है। उनके ये मुखिया हैं, हेड हैं, याद रखिएगा। देखिए, इनके बारे में याद रखिए, कुछ इनका अन्य रचना है जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है ना? जितने महान हैं उतनी महान इनकी रचना भी है, और यही कारण है श्रीलाल शुक्ल सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। ये भी कम नहीं है ना? हिंदी का कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात किए हैं ये, और इनकी रचनाओं का कुछ कुछ नाम याद जरूर रखिएगा, जैसे ग्लोबल गांव का देवता, इन्हीं की रचना है। इसके अलावे गायब होता हुआ देश, गायब होता देश इन्हीं की रचना है। रात बाकी, रात बाकी जो रचना है वो इन्हीं के द्वारा, कवि रणेंद्र के द्वारा लिखा गया है, रात बाकी। इसके अलावा एक और इनकी रचना है 56 छुरी 72 पेंच। 56 छुरी 72 पेंच जो रचना है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और एक लास्ट रचना जरूर याद रखिएगा, थोड़ा स्त्री होना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्त्री होना चाहता हूँ, ये रचना भी कवि रणेंद्र का है। देखिए, मैं इन सब चीज़ों को क्यों ले रहा हूँ, आप अगर 7 to 10 JPSC दिए होंगे
तो आप इस बात को एनालाइज कर पाएंगे कि बहुत ऐसी लिटरेचर की किताबें थी, है ना, साहित्यिक रचनाएं थी जो अननोन थी और क्वेश्चन वहां पर आ गया था। यही कारण है कि जब मैं करंट अफेयर का कलेक्शन कर रहा था या करंट अफेयर के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको जो जो चीज़ें मिली मैं उसको ऐड ऑन कर दिया, ताकि आपको क्वेश्चंस सबकॉन्शियस माइंड में भी आए ना, तो आप उसको टिक कर पाएं। अदरवाइज लगेगा कि ये जो किताब है, ये जो साहित्यिक रचना है, इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है। ऐसा सीन आपके साथ क्रिएट ना हो, इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को क्या किया, यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या है, तो झारखंड की बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, झारखंड की बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है और इसके प्रमुख कौन बनी हैं, तो काजल यादव। कहाँ की हैं, याद रखिएगा, ये जमशेदपुर की हैं। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए रहेगा। देखिए, अच्छा ये पहले ध्यान में रखिएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, तो जो बच्चों का अधिकार है ना, वो सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, है ना। जैसे आज देखते होंगे कि बहुत ऐसे होटल हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, काम में लगा दिया जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने यहाँ पर बच्चों को एज अ श्रमिक के रूप में कार्य कराते हैं। जैसे झाड़ू पोछा लगाना है, बच्चा लोगों को रख लेते हैं ये लोग, है ना। इसके अलावा उन लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। आप झारखंड क्षेत्र में बहुत ऐसे न्यूज़ देखे होंगे। हाल ही में कुछ एक IAS ऑफिसर नहीं, कोई ऐसी ऑफिसर थी जिन्होंने बच्चों के साथ मिसबिहेव की थी और वो न्यूज़ में रहा था। मेरा कहने का तात्पर्य है, बच्चों का अधिकार संरक्षण को लेकर के, अवेयरनेस फैलाने को लेकर के या प्रोटेक्ट करने को लेकर के इस आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब जब ये आयोग आया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो कुछ और आयोग का नाम याद रख लीजिएगा। जैसे झारखंड में एक महिला आयोग भी है ना, लेकिन एक बड़ी विडंबना है, वर्तमान समय में झारखंड के महिला आयोग का कोई अध्यक्ष है ही नहीं, यानी अध्यक्ष विहीन है। ये भी याद रखिएगा, वर्तमान समय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और पहली जो महिला अध्यक्ष रही है महिला आयोग की, वो है लक्ष्मी सिंह। हालांकि महिला ही बनेगी, महिलाओं का जो आयोग है उसकी अध्यक्ष महिला ही बनेगी। तो पहली जो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी ना, वो लक्ष्मी सिंह थी। बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़क, इसलिए क्योंकि जब मैं 2008 में 10th दे रहा था ना, तो उस समय ये लक्ष्मी सिंह जैक की अध्यक्ष थी और उस समय का जो रिजल्ट था ना, वो बताया था कि कितना ये स्ट्रिक्ट हो गई थी, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा झारखंड में मानवाधिकार आयोग जो है, झारखंड में मानवाधिकार आयोग, इसके हेड जो हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं, वो चीफ जस्टिस RR प्रसाद हैं, है ना। मानवाधिकार आयोग जो है झारखंड का, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके प्रमुख हैं चीफ जस्टिस RR प्रसाद। ठीक है, और देश का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण मिश्रा, श्री अरुण मिश्रा। देखिए कुछ और भी फैक्ट्स होंगे मानवाधिकार को लेकर के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा स्पेसिफिक मानवाधिकार से लेकर के, क्योंकि उसमें ना कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है हाल में, है ना। तो इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अमेंडमेंट जो वाला पार्ट है और मानवाधिकार स्पेसिफिक हमको पढ़ना भी है, तो वहाँ पर मैं उसको ठीक से क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है जनसिता करकेट्टा को लेकर के, है ना। जनसिता करकेट्टा, फोर्ब्स इंडिया ने भारत की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया इनको। ये बहुत बड़ी बात है। फोर्ब्स इंडिया जो है इनको भारत की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में इनको लिस्टेड की है। और ये एक क्या है, तो युवा कवित्री और पत्रकार। देख लीजिए, इनका फोटो लगाया हुआ है, इनकी रचना यहाँ बगल में लिखी हुई है, ईश्वर और बाजार। इनकी बहुत सारी रचना है, याद रखिएगा, हिंदी में भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं, हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, अ बुक इज नॉट जज बाय इट्स कवर, यही बात है यहाँ पे इनका। आप हल्के में मत लीजिए कि कैसी दिख रही हैं और क्या है, इनका जो कारनामा है वो बहुत ही उच्च लेवल का है, उच्च दर्जे का है। ठीक है, इनकी कुछ रचनाओं को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कौन कौन रचना है, तो एक है जड़ों की ज़मीन, है ना, और एक रचना का ना एक बुक का मैं यहाँ पे लगाया हूँ स्लाइड, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए, जड़ों की ज़मीन का, जड़ों की ज़मीन जनसिता करकेट्टा की रचना है, लैंड ऑफ द रूट्स। इसके अलावे अंगूर इन्हीं की रचना है। इसके अलावे सारंडा के फूल,
इन्हीं की रचना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जनसीता करकेटा जो है वो न्यूज़ में रही हैं, और जब कोई फीमेल न्यूज़ में रहती हैं और कोई बढ़िया काम करती हैं, हमारे राज्य का नाम रोशन करने का काम करती हैं, तो वो न्यूज़ में रहने के बाद क्वेश्चन बनने का जो प्रबल संभावना है वो बढ़ जाता है। देखिए अभी आपको जब एक फीमेल आई हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा और भी झारखंड की कुछ महान महान अन्य महिलाएं जिनका कार्य जो है कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में लिया जाता है, उनको भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे एक है दयामणि बारला। दयामणि बारला जो है वो एक आदिवासी पत्रकार हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। इनको काउंटर मीडिया अवार्ड फॉर रूरल जर्नलिज्म से नवाजा गया है, 2000 ईस्वी में इनको मिला था। और फीमेल होकर के और काउंटर मीडिया अवार्ड लेना बहुत ही बड़ी बात है। सीधे समझ लीजिए कि जो इन गलती हो रही थी या लोग जो गलत कर रहे थे उनसे सीधे भिड़ जाती थी, वही महिला उनको आप जो है ना आम आदमी पार्टी उससे टिकट भी मिला हुआ है अपने क्षेत्र में। दूसरी बात, वो ऐसी लेडी थी कि बहुत ही उनका लाइफ में स्ट्रगल रहा है, रेलवे स्टेशन पे सो करके अपना ज़िंदगी काटी है, वो ऐसी नहीं बनी है इतनी महान। तो दयामणि बारला का भी आप याद रखिएगा नाम, आदिवासी पत्रकार हैं और काउंटर मीडिया अवार्ड फॉर रूरल जर्नलिज्म से उनको 2000 ईस्वी में नवाजा गया है। एक और नाम याद रखिएगा चामी मुर्मू का, ठीक है। जो न्यूज़ में रहती है ना ज़्यादातर मैं उन्हीं को यहाँ पर बताऊँगा। चामी मुर्मू, क्योंकि करंट अफेयर बता रहा हूँ तो स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा बताने लगूंगा ना तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप भी बोर फील करेंगे। चामी मुर्मू का नाम याद रखिएगा, इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है चामी मुर्मू को। और 1996 में माने 1996 ईस्वी में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है। ये महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं अपने एरिया में, ठीक है। महिलाओं को संगठित करने का काम कर रही हैं, महिला अधिकारों के लेकर के अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही हैं, ठीक है। 720 लाख हेक्टेयर भूमि पर जानते हैं 27 लाख पौधा लगा दिए हैं ये चामी मुर्मू, और पूरा अकेले शेरनी के जैसा घूमते रहती हैं वो अपना एरिया में। आसान नहीं है फीमेल होकर के इतना बड़ा डिसीजन लेना, ठीक है, आज के डेट में। हालांकि अब पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, हल्के में आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आगे आते हैं, एक और नाम याद रखिएगा, अष्टम उरांव का भी नाम याद रखिए, ये भी अभी न्यूज़ में रही हैं। अष्टम उरांव का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये ना अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप में कप्तानी की हैं। सोचिए कितना महान महान हमारे यहाँ हैं। बस प्रमोट अगर कर दिया जाता ना सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा अगर अच्छे से प्रमोट किया जाए तो यहाँ से बहुत से ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे देश को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ अभावों के कारण से इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि हमारे यहाँ के जो टैलेंट है वो निखर कर सामने नहीं आ पाता है। हालांकि वर्तमान समय में सरकार इसके लिए प्रयासरत है, कार्य कर रही है, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। अष्टम उरांव के बारे में जानिए तो अंडर-17 महिला की फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कप्तानी की थी। और जानते हैं जब अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था ना, झारखंड से कुल मिला के इनको ऐड करके 6 खिलाड़ी गई थी। अष्टम उरांव हो गई खुद कप्तान, उसके अलावा नीतू लिंडा है ना, अंजलि मुंडा है, अनीता कुमारी हैं, पूर्णिमा कुमारी हैं, सुधा अंकिता तिर्की हैं। ये सारी की सारी लड़कियां जाकर के धूम मचा के आई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर होगा ना वो थोड़ा सा देख लीजिए। अष्टम उरांव, ये तो मैं बता दिया, यही है अष्टम उरांव, अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, इंडिया 2022 फीफा का। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर होगा तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाओं को मैंने ऐड किया है ना, और जानते हैं कि योजनाओं से सवाल बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करिएगा। 5 से 6 इम्पॉर्टेंट योजनाओं का मैं स्लाइड लगाया हूँ, इसी में सारी बातें मेंशन कर दी गई है। मैं इसको सामने रख करके उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार अगर आप खुद भी पढ़ लेंगे ना तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला योजना मैंने लिया, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ठीक है। ये 2 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण जो था 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक चला, दूसरा चरण जो था 1 से लेके 14 नवंबर 2022 तक चला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये योजना आई क्यों, ठीक है, क्यों आई थी? तो इसके पीछे रीज़न था कि झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कंबल वितरण योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, ठीक है,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सर्वजन पेंशन योजना, प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमाधान में निबंधन की योजना, ये सारी योजनाओं का कंप्लीट जो अवेयरनेस है, इन योजनाओं का जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा आम जनों तक पहुंचाया जा रहा था। दूसरी भाषा में कहें तो अवेयरनेस फैलाया जा रहा था कॉमन पीपल के बीच में, आम जनता के बीच में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर, है ना। सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इसमें, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये योजना कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट जो योजना है ना वो है कौन सा, तो सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। देखिए मैं यहाँ पर लगाया हूँ, तो आप धीरे धीरे करके आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो मैं नहीं बताऊँगा, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बताऊँगा। सबसे पहले समझिए कि ये योजना लाई क्यों गई थी। तो ये राज्य सरकार की योजना है जिसमें वितरण की बात की गई है। किस चीज़ का, धोती और साड़ी का। 10 रुपया प्रति धोती और प्रति परिवार, 10 रुपया साड़ी भी प्रति साड़ी प्रति परिवार अनुदान पर दिया जाएगा। हालांकि 10 रुपया में ना धोती होगा ना 10 रुपया में आपको साड़ी होगा। आप जाएंगे ना मार्केट में तो 10 रुपया में आज के डेट में बहुत ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये कड़वी सच्चाई है। सरकार अपना सब्सिडी के बेसिस पे दे रही है, यानी कि 10 रुपया में एक धोती या लुंगी दोनों एक ही को कहते हैं, और 10 रुपया में एक साड़ी 2 बार मिलेगा। साल में कितना बार मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा, ठीक है। और इसमें सरकार जो है वो कोशिश कर रही है 50 से 53 लाख के बीच में लोग लाभुक जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। और जो पीडीएस की दुकान है ना, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कहते हैं जन वितरण प्रणाली। जहां से आपको चावल और गेहूं मिलता है ना, वहीं जा करके आप ये धोती और साड़ी भी ले सकते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, और उसी को मिलेगा जिसका राशन कार्ड में नाम है। अब ये नहीं कि पूरे के पूरे चले गए और धोती और साड़ी पहनने के लिए, ठीक है। हालांकि प्रचलन में नहीं है, थोड़ी सी ये भी बात है। प्रचलन में धोती साड़ी आज के डेट में, साड़ी तो है पर धोती नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर। हालांकि अब मेरा जो क्वेश्चन का मेन मैटर ये नहीं है, आपको उस योजना के बारे में जानना है। बाकी नेक्स्ट योजना देखिए, एक है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। क्यों लाया गया है, तो ये लाया गया है स्वरोजगार करना या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, किसको मिलेगा और क्या मिलेगा ये बात जान रखिए। 25 लाख रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है इस योजना के तहत, और 40% ऋण अनुदान दिया जाएगा। ऋण अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी दिया जाना। सब्सिडी का मतलब होता है 25 लाख रुपया मिला है ना, तो 40% आपको सब्सिडी सरकार दे देगी, और 40% अप्रॉक्स मन और मैक्सिमम जब रुपीज़ में बोला जाए तो 5 लाख रुपया तक आपको छूट दे दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप 25 लाख रुपया का ऋण लिए हैं ना, तो 5 लाख रुपया सरकार माफ़ कर देगी, 20 लाख का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट जिसको कहते हैं, आप लिए हैं तो आप देंगे ना, वो बात कर रही है। उसके अलावा 18 से 50 साल के जो आयु सीमा के लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा, है ना। और जो 50,000 रुपया तक का जो ऋण है ना, वो किसी बिना गारंटी के, आज आप लोन लेने जाएंगे ना तो आपको गारंटर की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर बैंक वाले बोलेंगे कि कोई गारंटर है जो आपके बिहाफ में खड़ा रहेगा, तो 50,000 रुपया तक के लिए कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसको दिया जाएगा, तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को ये दिया जाएगा, ठीक है। लोन, ऋण, ध्यान रखिएगा इतनी बातों को। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। ये योजना था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। आगे आते हैं, ये अभी करंट में जो योजनाएं आई हैं उन्हीं को मैं यहाँ बता रहा हूँ। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। तो देखिए छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है, छात्रवृत्ति इसलिए दी जाती है ताकि लोग लालायित होकर के अपने बच्चों को पढ़ाएं, है ना। हमारा जो राज्य है वो गरीबी से बहुत ही जूझता हुआ राज्य है ना। यहाँ भी जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत ज़्यादा उच्च नहीं है, या और
उच्च जीवन स्तर यहाँ के लोगों का नहीं है, जिसके कारण से शिक्षा के लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाया है। तो सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे लुभावने क्या करती हैं, योजनाएं चलाती है, जिससे लोग या जो आम जन हैं अपने बच्चों को क्या करें, एजुकेशन को लेकर के प्रोत्साहित करें। इसी को लेकर प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चालू की गई है। ध्यान रखिएगा, इस योजना में लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं जो हैं वो क्या होंगी, तो लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्र छात्राओं की शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाना, इसके अलावे शिक्षा के समान अवसर को प्रदान करना, मेल और फीमेल में यहाँ पर शिक्षा को लेकर के कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके अलावे शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और ड्रॉप आउट को रोकना। ड्रॉप आउट को रोकने की बात, ड्रॉप आउट का मतलब तो ऐसा नहीं कि 5वां क्लास तक गए, 6ठा क्लास में फिर वापस छोड़ दिए, नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए देखिए कितना मिलेगा वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला से लेकर 5वां क्लास तक के बच्चों को 1500 रुपया, 6ठा से लेकर के 8वां क्लास तक के बच्चों को 2500 रुपया, 9वां क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को 4500 रुपया, और पोस्ट मैट्रिक अधिकतम 1 लाख रुपया तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे ललायत होकर के गार्जियन जो है वो क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रोक देता हूँ, आपको अगर फिर से पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं कि किसके लिए क्या है, और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट से मैंने इसको स्लाइड को लगाया है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा योजना है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। समझिए कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से जो झारखंड में हड़िया दारू जो है ना उसका निर्माण और बिक्री क्षेत्र में, यानी कि आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हड़िया मड़िया बेचती हुई लेडीज़ लोग देखी जाती हैं, मैंने पर्सनली देखा है ना। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ना सरकार जो है वो थोड़ा सा अपनी दिखाई है उदारता की, नहीं उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो फीमेल, और उन कार्यों को छोड़ करके कोई दूसरे कार्य करें। इसको लेकर के हड़िया दारू का निर्माण ना हो, बिक्री के लिए फीमेल जो है वो मजबूर ना की जाए, तो आजीविका का कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करा देगी, और इसके लिए पैसा भी सरकार देगी, है ना। कुछ परामर्श भी देगी सरकार, हेल्प भी करेगी, लोन भी देगी, और इन सब चीज़ों से क्या होगी, वो लोग जो हड़िया दारू बेचती हैं वो उनसे वो जो थोड़ा सा कह सकते हैं ना सोसाइटी में वो गलत मैसेज जाता है कि हड़िया दारू बेच रही है इस फैमिली के मेंबर, तो वो उससे थोड़ा बचने को लेकर के सरकार जो है वो फूलो जानो आशीर्वाद योजना चालू की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। क्या है ये योजना, तो इस योजना में बालिका शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है ना। इसके अलावे बाल विवाह को खत्म करने की बात कही गई है, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। ठीक है, तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा। किस योजना के लिए, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आपको ध्यान में रखना होगा कि सावित्रीबाई फुले कौन थे, ज्योतिबा फुले कौन थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप इनको जानिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर यहाँ बता रहा हूँ तो ये वाला पार्ट को मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप इसको लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, है ना। अब देखिए लगभग 9 लाख किशोरियाँ इससे क्या होंगी, लाभान्वित। क्या प्रोविजंस हैं वो थोड़ा सा देखिए। 8वीं कक्षा में 2500 रुपया का लाभ मिलेगा, 9वीं कक्षा में भी 2500, 10वीं कक्षा में 5000, 11वीं कक्षा में 5000, 12वीं कक्षा में भी 5000 यहाँ दिया जाएगा। और 18-19 वर्ष की जो आयु होगी ना उसमें किशोरी को लगभग 20,000 रुपया क्या मिलेगा, अनुदान के रूप में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बाल विवाह रुकेगी, क्योंकि 18-19 साल तक कम से कम बच्चों को पढ़ाया जाएगा ना। महिला सशक्तिकरण भी इससे क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट होगी, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार का एक अच्छा कदम है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में दूध, मांस, अंडा के उत्पादन में वृद्धि करना। तो कैसे वृद्धि होगा, तो आपको पशु पालना होगा,
दूध के लिए बढ़ाना है तो गाय पालिए, मांस के लिए तो चिकन वाला जो पोल्ट्री फार्म है उसको बढ़ावा दीजिए, है ना। अंडा है तो उसके लिए भी हैचरी खोलिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देना, है ना। घरेलू आमदनी को बढ़ावा देना। घर में बहुत सारे लोग जो है वो बकरा पालन भी करते हैं, है ना, सुअर पालन भी किया जाता है। और सरकार तो कह ही रही है कि कुछ नहीं करना है तो ये तो करिए, है ना। इसके अलावा देखिए ग्रामीण पशुपालकों को जो है उनका आय दुगनी करने की बात कही गई है, किसानों का भी आय दुगनी करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब योजनाओं का सरकार जो है वो यूटिलाइजेशन इसी के लिए की जा रही है ताकि हमारा राज्य का जो लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधरे, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़े, इसीलिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा योजना है सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना का संबंध जो है वो पेंशन से संबंधित है। ठीक है, पेंशन जो है किसको मिलेगा तो बीपीएल परिवार के सदस्यता जो है रखते हैं उन्हीं लोग को मिलेगा। ये बात भी याद रखिएगा। किसको मिलेगा ये पेंशन तो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध। जैसे अगर उम्र जो है ऐसे कुछ बुजुर्ग हमारे आसपास में दिखाई पड़ते हैं जिनका उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो उनको क्या मिलेगा, पेंशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरा और किसको मिलेगा तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो निराश्रित महिला हैं, मतलब उनको देखभाल करने वाला कोई मेल जो मेंबर है वो नहीं है तो भी मिलेगा। 18 साल से खाली उम्र ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तीसरा है 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पीपल हैं या बच्चे हैं 5 वर्ष या उससे अधिक के उम्र वाले, उनको भी ये पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ HIV एड्स से पीड़ित लोग जो हैं उनको भी ये पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि HIV एड्स से पीड़ित जो लोग होते हैं ना उनको सरकार जो कॉमन पीपल है या घर वाले मेंबर जो हैं वो सही से देखभाल नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, एक मैं यहाँ पर करंट अफेयर और ऐड करना चाहूँगा, मैंने स्लाइड लगाना भूल गया। एक जयदीप सरकार का आप नाम जरूर सुने होंगे, बहुत ही फेमस वॉलीबॉल के कोच हैं और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। जयदीप सरकार का संबंध है किस खेल से, है ना, या कोच हैं किस खेल के तो है वॉलीबॉल के कोच। तो यूनाइटेड नेशन की एक निकाय है इकोसॉक। इकोसॉक मतलब ECOSOC, इकोसॉक द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड जो है जयदीप सरकार के द्वारा दिया गया है। जयदीप सरकार को दिया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की एक निकाय है इकोसॉक, उसके द्वारा। देखिए जयदीप सरकार आया हुआ है और ये एक वॉलीबॉल के कोच हैं। तो एक और वॉलीबॉल के कोच का नाम याद रखिएगा, शेखर बोस, इनका भी क्वेश्चन संबंधित आया हुआ है। इसके अलावा हॉकी के एक कोच का नाम जरूर याद रखिएगा, सिलवानुस डुंगडुंग। जब वहाँ पे खिलाड़ी का नाम आ रहे थे तो वहाँ पर मैंने इनका नाम लिया। तीरंदाजी में देखिएगा नाम तो पूर्णिमा महतो, धर्मेंद्र तिवारी जरूर याद रखिएगा। तीरंदाजी में धर्मेंद्र तिवारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संजीव कुमार सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, फीमेल के लिए पूर्णिमा महतो, ये तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ये कोच हैं तीरंदाजी के। ठीक है, और तीरंदाजी में एक दीपिका कुमारी है ही, उनका भी आप ये नाम याद रखिएगा। क्रिकेट में एक कोच का नाम याद रखिएगा, काजल दास को। ठीक है, इसके अलावे एथलेटिक्स में कोच हैं आरिफ इमाम। क्वेश्चन आरिफ इमाम वाला आया हुआ है। और एक सतनाम सिंह, सतनाम सिंह को ना जयपाल सिंह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जयपाल सिंह पुरस्कार दिया गया है सतनाम सिंह को। और आरिफ इमाम, ये दोनों एथलेटिक्स के खेल प्रशिक्षक हैं या कहते हैं जिसको कोच हैं, है ना। और इन लोगों के द्वारा अपने खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। और ये लोग हमारे राज्य का, देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए मेरा ये टारगेट है कि जितना भी शुरू से रहा है अंत तक सारे के सारे करंट अफेयर का मैं एक सीरीज लेने वाला हूं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक टॉप जो करंट अफेयर है उसका मैं ज़रूर सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, उसको आप अगर देखेंगे और वहाँ पर भी आप उस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप कमेंट में करके हमको ज़रूर बताएं कि आप वो सीरीज चाहते हैं या नहीं। क्योंकि सीन क्या हो रहा है ना, हम लोग जो है आपको प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उतना रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है, ना तो सही से व्यूज़ आ रहा है, ना सही से देखा जा रहा है, मतलब रिस्पॉन्ड सही से नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल नीचे चला जाता है, बनाने का मन नहीं करने लगता है ना। तो थोड़ा आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, और जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। कमेंट करिए, अगर कुछ वैसा रहा, कमियां रही, कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो मैं उसका वेलकम करूंगा, है ना, मोस्ट वेलकम रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं इसको क्या और इम्प्रूव करूं। हर बार मैं कोशिश करता हूं अपना द बेस्ट दूं, हर बार, और अपना बेस्ट देने की ही कोशिश हर बार नए नए वीडियो में दे रहा हूं, कर भी रहा हूं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।